चलिए, कल हम आप लोग को अच्छा कल हम तुम लोग क्रोमोसोम के बारे में बताए थे। तो क्रोमोसोम का 3 भाग होता है, गुणसूत्र का 3 भाग होता है, जिसको पहला भाग बोलते हैं पेलिकल, दूसरा मैट्रिक्स और तीसरा क्रोमोटिडस, है ना? कोई दिक्कत? तो पहला भाग पेलिकल क्या होता है? क्रोमोसोम का सबसे बाहरी आवरण पेलिकल कहलाता है। कल फिगर ड्रॉ किए थे कि नहीं? फिगर ड्रॉ किए थे ना? तो फिगर जो ड्रॉ किए थे उसका सबसे बाहरी आवरण क्या बोलते हैं? पेलिकल कहते हैं। और दूसरा होता है मैट्रिक्स, पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग मैट्रिक्स कहलाता है। देखना, जिस भाग पर पेलिकल का परत चढ़ा हुआ है उस भाग को हम लोग क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। अब आते हैं क्रोमोटिडस क्या होता है? क्रोमोटिडस है ना, क्रोमोसोम की पूरी लंबाई में 2 समांतर कुंडलित धागे समान रचना दिखाई देती है। तुम देखा होगा जब ऐसा किए थे उसमें एक धागा दिखता हुआ दिखाई दे इस तरह। उस कुंडलित जो धागा था उसका नाम क्या है? क्रोमोटिडस है। क्या है? कोई दिक्कत? अब क्रोमोसोम की संख्या कहां पाई जाती, किसमें कितना पाई जाती है उसके बारे में बात करते हैं। तो सभी जीवों की कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। अलग अलग जीव में अलग अलग क्रोमोसोम की संख्याएं होती है। अलग अलग जीवों में जो केंद्रक है, कोशिका का केंद्रक है, उसमें अलग अलग क्रोमोसोम संख्या पाई जाती है। जैसे हम मान लेते हैं मानव में 46-23 जोड़ा क्रोमोसोम पाई जाती है। 46 बोले ना, 23 जोड़ा बोलेंगे ना। अब मकई का पौधा बोले तो उसमें 20 क्रोमोसोम पाया जाता है, टमाटर में 24, आलू में 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर तुम यहाँ अभी अच्छा से पढ़ाई कर लेता है तो कंपटीशन में अच्छा आसान हो जाएगा। समझाते पहले हम बायोलॉजी इसलिए इतना सरल से पढ़ा रहे हैं और इस तरह बना रहे हैं। नोट्स पर अच्छा बनाना, सुंदर नोट्स बनाना, ठीक है? तुम लोग का नोट्स लेंगे, यही नोट्स को हम टेक्स्ट फॉर्म में करके अगले बार से किताब में कन्वर्ट करेंगे अपना, ठीक है? अब आते हैं केंद्रक की रचनाएं के आधार पर। केंद्रक की रचना के आधार पर कोशिका 2 तरह का होता है। सुनो भैया, ध्यान समझो। केंद्रक के रचना के आधार पर कोशिका को 2 तरह से बांट दिया गया है। कितना तरह से? पहला होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक होता है ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तव केंद्रक पाया ही नहीं आता। मतलब सीधा बात कहें कि कोशिका ऐसा कोशिका जिसमें केंद्रक बाबू है ये नहीं है, केंद्रक नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। और ऐसा कोशिका जिसमें केंद्रक पाया जाता है, पूर्ण केंद्रक होता है, उसको यूकैरियोटिक बोलेंगे। और नेक्स्ट क्लास में इसका हम अंतर बताएंगे। तो प्रोकैरियोटिक में अंतर, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। कोशिका का हम लोग विभाजन किए थे, कोशिका 2 प्रकार का था तब, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जिसमें केंद्रक पाया जाता है और जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो क्या होता है? यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है। इसके आधार पर तो अब बोला भैया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर स्पष्ट करें। तो अंतर स्पष्ट करने के लिए हम लिख दिए कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में कोशिका में अंतर निम्न है। तो ये आध कोशिका है, इसका आकार प्राय छोटा होता है। ये आधा अधूरा कोशिका मतलब बहुत छोटा आकार का पाया जाता है। कौन कोशिका? कौन? प्रोकैरियोटिक। लेकिन जब हम लोग आते हैं यूकैरियोटिक की तो ये विकसित कोशिका है। कैसा कोशिका है? विकसित है, ये पूर्ण रूप से विकसित है, इसका आकार प्राय बड़ा होता है। अब बात हम बोले इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रक होता है और इसमें केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। लेकिन यूकैरियोटिक में अनेक क्रोमोसोम पाया जाता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है और इसमें इसके पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। बात समझ में आई? क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक। हरित लवक इसमें नहीं पाया जाता है और इसमें पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होगा। इसमें केंद्रक है, क्लोरोप्लास्ट भी। अब आते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। फिर एक कोशिका है तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका सामान्यतः जंतु कोशिका से बड़ी होती है। जंतुओं की जो कोशिकाएं होती है उनसे पेड़ पौधे की कोशिकाएं प्रायः बड़ी होती है और जंतु कोशिका सामान्यतः छोटी होती है, नॉर्मल आकार की होती है, कोई विशेष आकार इसमें नहीं होता।
अब आते हैं, इसमें लवक उपस्थित होता है। पेड़ पौधा है तो लवक होबे करेगा, पेड़ को रंगीन बना, पत्ता को हरा बनाने के लिए हरित लवक है ना, पर्ण हरी है ना, रंगीन करने के लिए अलग अलग लवक है, क्या ना बताए थे। इसमें लवक अनुपस्थित रहता है। अब जंतु है, हमने लवक रहेगा, हम हरा हो जाएंगे, कभी कभी हम लाल हो जाएंगे, नन होंगे, इसमें हमें नहीं पाया था, हम जंतु आते हैं ना। तुम लोग सब क्या हो, जंतु हो, कुत्ता बिल्ली भी जंतु है, इसका मतलब समझना है, कुत्ता बिल्ली जंतु, हम भी जंतु हैं, जंतु तुम भी हो, कुत्ता बिल्ली भी जंतु है। अब आते हैं, इसमें रस युक्त बड़ी रसधानी पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है, बड़ी रसधानी पाई जाती है, और इसमें छोटी छोटी रसधानी पाई जाती है। किसमें, जंतु कोशिका में। पादप में बड़ी, जंतु में छोटी। अब बात करो, कल बताए थे कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति जब बता रहे थे तो हम बोले थे भित्ति जो है वो सिर्फ पेड़ पौधा के लिए होता है। इसका मतलब क्या है, इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। अब ये मोटी होती है, इसका चमड़ी मोटा होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है, तो बोला भैया ये मोटी एवं कड़ी और नियमित आकार की होती है। इसका एक नियमित आकार होता है, लेकिन इसका आकार होता है अनियमित होता है। बात समझ में आई, क्या समझ में आई? हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर समझ गए, हम लोग जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर समझ गए, और दो एक टॉपिक बचा हुआ है, इसके बाद चैप्टर का हो जाएगा दील्ड। टॉपिक क्या है, परासरण। क्या है, परासरण। विसरण है, पहले विसरण है, तब फिर परासरण है। विसरण थोड़ा आगे जब से बढ़ आता है तो परासरण करना जाता है। कैसे होता है देखिए, गैस, द्रव तथा विलय के अणुओं के उनके अधिक सांद्रता से के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विसरण कहते हैं। अब मान लो पानी को तुम देखता है, पानी अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर आता है कि नहीं? उसी प्रकार अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आने वाले गैस, द्रव और विलय को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। तो परासरण क्या है, तो परासरण है जल या विलायक का अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा, किसी झिल्ली द्वारा होना विसरण। विसरण का मतलब क्या है, अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर आना, और विसरण परासरण का मतलब क्या है, अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर आना। किसके द्वारा, तो भैया अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा, पारगम्य झिल्ली के द्वारा। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। अब बचा क्या, अब बस एक टॉपिक बच गया है इस चैप्टर में कि पारगम्य और विसरण और परासरण का क्या महत्व है। बस इतना हम पढ़ लेंगे, बायोलॉजी का पहला चैप्टर कोशिका हो जाएगा खत्म। ठीक है, मिश्रण क्या होता है तो जानिए इसका महत्व क्या है। वाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प का बाहर निकलना विसरण द्वारा संपन्न होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है पता है, जब पेड़ पौधा सांस लेता है तो उससे क्या होता है, कुछ वाष्प बाहर निकलता है। क्या होता है, बाहर निकलता है। ये वाष्प सर्जन में जब जल बाहर निकलता है तो वो किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। और कोशिका को अपनी बाहरी वातावरण से पोषण ग्रहण करने में भी विसरण मदद करता है। बाहरी वातावरण से जो पोषण ग्रहण करता है उसमें भी मदद करने का काम करता है कौन, विसरण। और परासरण के द्वारा पौधे अपने मूल रोम से जल को अवशोषित कर पाता है। परासरण के द्वारा पौधा अपना मूल रोम जड़ से जल को अवशोषित करने का कार्य करता है। और चौथा है, पौधे की कोशिकाओं में परासरण द्वारा जल का संचलन होता है। जल यहाँ से इधर उधर करने का काम जो करता है वो किसके द्वारा करता है, परासरण के द्वारा ही करता है। और रंध्र के खुलने और बंद होने में, रंध्र समझते हो, पता है रंध्र क्या होता है, पत्तियों में छोटी छोटी छिद्र होती है जिनके द्वारा पौधा सांस लेता है। अच्छा, हम लोग का नाक है ना, नाक है, नाक में भी रंध्र प्रकाश बने हैं, कभी खुलता है कभी बंद होता है, कभी सांस लेते हैं कभी सांस निकालते हैं। ऐसा हो कि एक पाइप में करना करता है, होता क्या ना, अब तुम्हें साइकिल में हवा डाला है, पूरा पंप देकर डालते हैं, फिर पंप निकालते हैं तो निकलता है हवा, नहीं निकलता है,
उसमें वॉलपिन लगा हुआ है कि नहीं? वही वॉलपिन है रंध्र, किसका? पौधा का। उसको खोलने और बंद होने में जो भूमिका निभाता है वो क्या है? परासरण होता है। क्या होता है? परासरण होता है। बात समझ में आई? बायोलॉजी चैप्टर 1 क्लास 9 खत्म हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाएंगे। जो चैप्टर है उत्तक। क्या है? उत्तक। उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग कोशिका पढ़ लिए, और उसके बाद उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ।